दोस्तों शुरू करते हैं बिहार का सामान्य परिचय। ये बिहार का सामान्य परिचय है, बीपीएससी के सभी एग्जामों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे जानना ज़रूरी है। इससे पहले बिहार का मैप को देख लीजिए और समझ लीजिए किधर कौन से ज़िले हैं, इसकी क्या स्थिति है। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आप लोगों को ये बिहार का मैप है। इसमें उत्तर में जो है नेपाल है, और इधर दक्षिण में झारखंड है, और इधर उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में और पूरब में पश्चिम बंगाल है। और इनसे ज़िले सटने वाले हैं, जैसे इधर से किशनगंज है, पश्चिम बंगाल से पूर्णिया है और कटिहार है, 3 ज़िले सटते हैं। जबकि झारखंड से इधर है कैमूर है, रोहतास है, गया है, औरंगाबाद है, नवादा है, जमुई है, बांका है और भागलपुर है। यानी कि इधर 8 ज़िले सटते हैं। और इधर से नेपाल से 7 ज़िले और पश्चिम बंगाल से 3 ज़िले और उत्तर प्रदेश से भी 8 ज़िले सटते हैं। जैसे नेपाल से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये है सीतामढ़ी, मधुबनी, फिर सुपौल, फिर अररिया, फिर किशनगंज है। ये सब ज़िला सटता है। और बिहार को 2 भागों में बांटती है गंगा नदी। ऊपर से इधर यहाँ सोन नदी है, गंगा नदी यहाँ चौसा में प्रवेश करती है। तो इधर उत्तर प्रदेश से पश्चिम चंपारण है, गोपालगंज है, ये सिवान है, सारण है, यहाँ भोजपुर है और बक्सर है, फिर कैमूर है और रोहतास है। ये रोहतास और कैमूर दोनों उत्तर प्रदेश से लगता है, जबकि ये रोहतास ज़िला है जो झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से लगता है। देख लीजिए, ये मैप होना चाहिए आप लोगों के पास, इससे समझ में आएगा। तो चलिए सामान्य परिचय शुरू करते हैं अपना नोस्ट में। पहला है बिहार का, सबसे पहले देख लेते हैं ये अक्षांश विस्तार क्या है। देखिए, बिहार का अक्षांश विस्तार जो है 24 अंश 20 मिनट 10 सेकंड से 27 अंश 31 मिनट 15 सेकंड होता है। ये बिहार का अक्षांश विस्तार है, 24 अंश 20 मिनट 10 सेकंड से 27 अंश 31 मिनट 15 सेकंड। और देशांतरी विस्तार है 83 अंश 19 मिनट 50 सेकंड। बिहार का देशांतरी विस्तार है 83 अंश 19 मिनट 50 सेकंड से 88 अंश 17 मिनट 40 सेकंड। ये हो गया। अब बिहार में जो ये गंगा नदी है, यहाँ से ऐसे बीच बहती है, ये 445 किलोमीटर बहती है, बिहार से होकर गुजरती है। और बिहार की लंबाई जो है ये है 445 किलोमीटर। बिहार की लंबाई है 445 किलोमीटर और बिहार की चौड़ाई है 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर जो है ये बुद्ध का निर्वाण प्राप्ति का भी समय है। बुद्ध का मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में, तो यही 483 है बिहार की चौड़ाई है। और जबकि लंबाई 4-5 किलोमीटर, यानी कि 345 किलोमीटर। 3-4-5 याद रखना है, 3-4-5 ये हो गया। और बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितना है, तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। बिहार में प्रमंडल की संख्या 9, जिला 38 है, अनुमंडल 101 है और प्रखंड 534 है। जबकि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा का 16 है, विधानसभा का 243 है और विधान परिषद का 75 है। बिहार में पंचायतों की संख्या 8471 पंचायत हैं, लगभग 8471 पंचायत, ये 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। पुलिस स्टेशन है 853, बिहार में पुलिस स्टेशनों की संख्या 853 है। और अरवल जिला बना था 2001 में बना था, अरवल जिला 2001 में बना था। तो बिहार का सामान्य परिचय में क्या क्या है, ये बिहार का प्रमंडल जैसे है। बिहार का प्रमंडल 9 है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है, 38 जिला है, अनुमंडल 101 है, प्रखंड 534 है, लोकसभा का 40 सीट है और राज्यसभा का 16 सीट है और विधानसभा का 243 सीट है। विधान परिषद का 75 सीट है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 75, जबकि पंचायतों की संख्या 8471 और पुलिस स्टेशन 853। अरवल जिला बना था 2001 में बना था। बिहार में विधानसभा में देखिए, बिहार विधानसभा में कुल एससी की सीटों की संख्या कितना आरक्षित है, तो 38 सीट है, 38 सीट है एससी के लिए, जबकि एसटी के लिए 2 सीट है। विधानसभा में एसटी के लिए 2 सीट, एसटी एससी दोनों के लिए कितना हो गया, तो हो गया आपको 40 सीट आरक्षित हैं बिहार विधानसभा में। जबकि बिहार की लोकसभा में एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट आरक्षित हैं, अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट लोकसभा में आरक्षित हैं। जबकि विधानसभा में एसटी और एससी को मिलाकर 40 सीट, 29 सीट एससी के लिए और एसटी के लिए 2 सीट है। तो अब देखें प्रमंडलों की संख्या में, बिहार में जो प्रमंडल है 6 जिले वाले प्रमंडल, जैसे तिरहुत है, तिरहुत में 6 जिला आते हैं। तिरहुत प्रमंडल है, इधर यहाँ पश्चिम चंपारण आता है, पूर्वी चंपारण आता है, मुजफ्फरपुर आता है, ये सब आता है, ठीक। तिरहुत में 6 है, मगध में 5 है, मगध में 5 जिला है, मगध में 5 है, कोसी में 3 जिला होता है। और उसी प्रकार से मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला है। तब मतलब 6 जिला वाले प्रमंडल जो हैं, पटना प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल और तिरहुत प्रमंडल, इसमें कितने ज़िले हैं, तो इसमें 6 ज़िले हैं। पटना में प्रमंडल में और तिरहुत प्रमंडल में, मुंगेर प्रमंडल में 6 ज़िले आते हैं। जबकि कोसी में 3 ज़िले, सारण में 3 ज़िले, कोसी में 3 ज़िले, सारण में 3 ज़िले आते हैं। और इधर है पूर्णिया प्रमंडल में 4 ज़िले, पूर्णिया प्रमंडल में 4 ज़िले, भागलपुर प्रमंडल में 2 ज़िला। तो कितने प्रमंडल हो गए, 9 प्रमंडल थे। तो और एक प्रमंडल बचा, ये दरभंगा प्रमंडल में 3 ज़िला। तो 3 ज़िले वाले कितने प्रमंडल हो गए, एक दरभंगा प्रमंडल, सारण प्रमंडल 2 और कोसी प्रमंडल 3 प्रमंडल हो गए, 3 जिलों वाले। और 6 जिलों वाले 3 प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, पटना प्रमंडल और मुंगेर प्रमंडल। और बचा भागलपुर प्रमंडल 2 जिला और पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिला और ये मगध प्रमंडल में 5 ज़िले। दोनों प्रमंडल हो गए। पूर्णिया प्रमंडल में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ये 4 ज़िले आते हैं।
उसी प्रकार से पटना प्रमंडल में इधर के जितने ज़िले हैं, यहाँ जैसे था रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, भोजपुर जो आरा है जहाँ का, और पटना, और उसके नीचे का एक था, तो ये पटना प्रमंडल में आते हैं। नवादा, नालंदा जो था। उसी प्रकार से अब देखिए बिहार की और भी जानकारी, जैसे नेपाल से सटने वाले ज़िलों की संख्या कितना है, तो 7 है। नेपाल से सटने वाले ज़िलों की संख्या 7 है। बिहार के कितने ज़िले नेपाल से सटते हैं, लगते हैं, तो 7 ज़िले लगते हैं। उन्हें क्रम में याद रखना है। तो इधर पश्चिम चंपारण से शुरू होता है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी जाता है, मधुबनी, फिर यहाँ आता है सुपौल, फिर अररिया और किशनगंज। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश से 8 ज़िले सटते हैं। उत्तर प्रदेश से 8 ज़िले, पश्चिम चंपारण, यहाँ उसके बाद आता है गोपालगंज, सिवान, सारण, फिर यहाँ आता है बक्सर है, आरा है, भोजपुर है, फिर यहाँ कैमूर और रोहतास है। उसी प्रकार से झारखंड से कैमूर, रोहतास है, यहाँ औरंगाबाद होगा, गया होगा, फिर जमुई होगा, यहाँ भागलपुर होगा, और नालंदा होगा, नवादा, ये सब झारखंड से सटता है। तो इसको मैप से देखकर याद कर लेना है। नेक्स्ट है, देखिए बिहार में और भी जानकारी देख लेते हैं। जैसे बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था, बंगाल से अलग हुआ था। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का भारत में स्थान कितना है, तो 13वां स्थान है, जबकि राज्यों में बिहार का स्थान क्षेत्रफल में 12वां स्थान है। तो पूछा जाएगा बिहार का पूरे भारत में क्षेत्रफल में कितना स्थान है, तो 13वां स्थान है, जबकि राज्यों में स्थान है 12वां स्थान है। क्षेत्रफल में राज्यों में 12वां स्थान, यानी कि 28 राज्य हैं, उनमें बिहार का क्षेत्रफल में कितना स्थान है, 12वां है, जबकि पूरे भारत में 13वां स्थान है। और क्षेत्रफल में पूरे देश में बिहार का प्रतिशत 2.86% के साथ पूरे देश में बिहार का 13वां स्थान है। बिहार का क्षेत्रफल 2.86% हिस्सा है पूरे भारत में। भारत में जनसंख्या में कितना है, 8.6% हिस्सा है बिहार का। तो भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का हिस्सेदारी कितना, 8.6% के साथ तीसरा स्थान पर, और क्षेत्रफल 2.86% के साथ है 13वां स्थान पर। बिहार में साक्षरता कितना है, तो 61.82% साक्षरता दर है। बिहार का साक्षरता दर 61.82% है। जनसंख्या बिहार का था 2011 की जनगणना के अनुसार 10,40,99,452 था। तो इसको याद रख लेना है, क्योंकि ऐसे पूछा गया है कितना बार कि बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार कितना है जनसंख्या, तो 10,40,99,452 है, यानी कि 10.41 करोड़ जनसंख्या है बिहार की। बिहार का लिंगानुपात कितना था, 918। शिशु लिंगानुपात 935। ये शिशु लिंगानुपात पूछा जा चुका है पिछली 68वीं बीपीएससी में शायद। तो बिहार का लिंगानुपात 918 और शिशु लिंगानुपात जो है वो 935 है। और बिहार का घनत्व कितना है, तो बिहार का घनत्व है 11,006 प्रति व्यक्ति, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति मिलते हैं। सबसे ज़्यादा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा घनत्व बिहार का है। बिहार का दशक की वृद्धि कितना है, 25.4%। बिहार का जनसंख्या में जो दशक की वृद्धि है वो 25.4% है। नेक्स्ट है, बिहार में पर्वतीय क्षेत्र कितना है। बिहार में पर्वतीय क्षेत्र 932 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 932 किलोमीटर स्क्वायर में बिहार में पर्वतीय क्षेत्र फैला हुआ है। शिवालिक पर्वत का अंश है बिहार में कौन है, तो ये सोमेश्वर श्रेणी है। सोमेश्वर श्रेणी जो है बिहार में, और दून घाटी जो है सोमेश्वर श्रेणी का, ये शिवालिक का अंश है। बिहार में शिवालिक का अंश किधर पाया जाता है, तो ये पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। बिहार में सर्वप्रथम भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा कहाँ मिलती है, तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। बिहार में भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा बिहार की कहाँ मिलती है, शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। बिहार शब्द कहाँ है, तो ये तबकाते नासरी में मिला है। बिहार शब्द तबकाते नासरी में मिला है। 1580 में अकबर प्रांत के रूप में बिहार को बनाया था, जबकि बिहार बंगाल को बंगाल में मिलाया था अकबर का 1576 में मिलाया था जीतकर। तो बिहार और बंगाल को मुगल प्रांत कब बनाया था अकबर, 1576 में बनाया था। बिहार और बंगाल को मुगल प्रांत 1576 में, जबकि बिहार को एक प्रांत के रूप में गठन किया था अकबर 1580 में गठन किया था। बिहार को एक प्रांत के रूप में कब मान्यता दिया था अकबर, 1580 में, जबकि बिहार बंगाल को संयुक्त रूप से मुगल प्रांत बनाया 1576 में। पहाड़ों की स्थिति देख लेते हैं पहले। देखिए सबसे पहले देखें तो बिहार में इधर जो है पाया जाता है शिवालिक पहाड़ी पाया जाता है। ये सबसे बाहरी हिमालय है, ये वाला जो है शिवालिक पहाड़ी का अंश पाया जाता है, जो पश्चिम चंपारण में पाया जाता है शिवालिक अंश। यह टर्सरी चट्टानी पाए जाते हैं, इसमें टर्सरी चट्टानी। तो पूछा जाएगा बिहार में टर्सरी क्रम की चट्टानी किधर है, शिवालिक अंश में है। और यहाँ दूसरा देखिए विंध्याचल क्रम की, विंध्याचल पर्वत जो है भारत को 2 भागों में बांटता है, वो विंध्याचल चट्टान पाया जाता है इधर। यहाँ कैमूर और रोहतास है, इधर पाया जाता है विंध्याचल क्रम का। और धारवाड़ चट्टान पाया जाता है इधर। धारवाड़ चट्टान यहाँ से लेकर यानी कि औरंगाबाद, गया और इसके नीचे था नवादा, जमुई, यहाँ तक ये धारवाड़ चट्टान में आते हैं। तो दक्षिण बिहार किस चट्टान में आता है, धारवाड़ चट्टान में आता है। और ये गंगा का मैदान किस चट्टान में आता है, क्वाटनरकारी चट्टान में आता है। क्वाटनरकारी चट्टान गंगा का मैदान, और धारवाड़ चट्टान दक्षिण बिहार, और विंध्याचल चट्टान ये दक्षिण पश्चिम बिहार, कैमूर और रोहतास वाला। और शिवालिक अंश जो बाहरी हिमालय का है ये टर्सरी चट्टान का है, जो कि पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। तो ये चट्टान का हो गया। अब चलिए वन का देखते हैं। बिहार में वनों का वितरण जो है, बिहार में वन ज़्यादातर नहीं पाए जाते हैं, वो भी पाए जाते हैं तो शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं।
वो भी बिहार के पूर्वी हिस्से में ज़्यादातर वन पाए जाते हैं। बिहार के पूर्वी हिस्से में ज़्यादातर वन पाए जाते हैं। शुष्क पतझड़ वन हैं और इधर वन विहीन है, यानी कि इधर बहुत कम ही वन मिलते हैं। तो बिहार में शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, सबसे अधिक पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे अधिक देखा जाए तो यहाँ पश्चिम चंपारण में पाया जाता है, फिर कैमूर में पाया जाता है। और उसके बाद ये वन स्थिति रिपोर्ट जो 23 आया था उसके अनुसार है, तो उसमें देख लेना है। बिहार में लगभग 8% वन क्षेत्र है शायद, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। तो वनों का यहाँ हो गया। और आंध्र पतझड़ वन पाए जाते हैं कहाँ कहाँ, देखिए बिहार में आंध्र पतझड़ वन ये पर्वत वाले क्षेत्रों में, जैसे यहाँ पश्चिम चंपारण में, फिर यहाँ विंध्याचल वाला में, और यहाँ नेपाल से सटे जिलों में यहाँ आंध्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। ये पर्वतीय वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बिहार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी चोटी है, तो सोमेश्वर चोटी है, जो कि 874 मीटर ऊंचा है। दूसरा खड़गपुर की चोटी 510 मीटर ऊंचा है। तीसरा राजगीर की चोटी 466 मीटर ऊंचा है। और गया 266 मीटर ऊंचा है। तो बिहार में सबसे ऊंची चोटी क्या है, सोमेश्वर की चोटी है, जो कि पश्चिम चंपारण पाई जाती है। यह 874 मीटर ऊंचा है। खड़गपुर दूसरा स्थान पर, राजगीर तीसरा स्थान पर और गया चौथा स्थान पर है। बिहार में कैमूर पठार कितना फैला हुआ है, 1280 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कैमूर का पठार 1280 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि दक्षिण बिहार में है। और जलोढ़ मिट्टी की गहराई बिहार में 1500 से 300 मीटर पाया जाता है। बिहार में लू की रफ्तार कितना होती है, तो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। बिहार में लू की रफ्तार 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। बिहार का जो है कहाँ कहाँ उल्लेख है, अथर्ववेद में बिहार को अंग एवं मगध के रूप में उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में बिहार का उल्लेख अंग और मगध के रूप में है, जबकि विधेय का उल्लेख कहाँ है, अर्जुवेद में है। बिहार में जो है विधेय का उल्लेख अर्जुवेद में है। और ब्रात्य एवं कीकट बोला गया है ऋग्वेद में। बिहार के लिए ब्रात्य और कीकट शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। इसी प्रकार से अब देखते हैं बिहार में पाए जाने वाले कुछ खनिज, जैसे देखिए हेमाटाइट कहाँ मिला है, तो ये भागलपुर में मिला है। हेमाटाइट कहाँ मिला है, भागलपुर में मिला है। हेमाटाइट भागलपुर में। बिहार में खनिज भंडार पूरे भारत में कितना, मात्र 1% पाया जाता है। बिहार में पूरे भारत का खनिज भंडार कितना पाया जाता है, तो 1% पाया जाता है। बिहार में ग्रेनाइट की भंडार कितना है, 2020 के अनुसार 20-30 लगभग 30 भंडार मिले हैं ग्रेनाइट के भंडार। और बरौनी तेल शोधन कारखाना कब ये स्थापित हुआ था, 1964 में। बरौनी तेल शोधन कारखाना ये 1964 में स्थापित हुआ था रूस के सहयोग से। बरौनी कहाँ है, तो बेगूसराय में है। सोना का भंडार मिलता है कहाँ, जमुई में और पश्चिम चंपारण में। बिहार में सोना मिलता है जमुई और पश्चिम चंपारण में। टाल क्षेत्र कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, ये फतुहा से मोकामा तक के क्षेत्र को टाल क्षेत्र कहा जाता है। बिहार में टाल क्षेत्र, फतुहा से मोकामा तक के क्षेत्र को टाल क्षेत्र, यह कितना है, तो 8 से 10 किलोमीटर क्षेत्र जो है वह टाल क्षेत्र है, जो कि रबी फसल के लिए जाना जाता है। बिहार में एसटी अधिक है कहाँ, तो पश्चिम चंपारण में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में एसटी की संख्या सबसे अधिक पश्चिम चंपारण में। जबकि पूछा गया था बीपीएससी में 17वीं में कि दूसरा बार सबसे अधिक एसटी की जनसंख्या कहाँ, ये पश्चिम चंपारण न देकर दूसरा जिला था कटिहार में है एसटी की जनसंख्या। क्वार्टर्स सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ मिलता है, तो ये मुंगेर में मिलता है। क्वार्टर्स मुंगेर में मिलता है। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब हुआ था, 1974 में हुआ था। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना 1974 में हुआ था। बिहार में दियारा भूमि की प्रधानता कहाँ है, तो ये खगड़िया में है। बिहार में दियारा भूमि की प्रधानता खगड़िया में है। सार्वजनिक गंधक मिलता है बिहार में कहाँ, रोहतास में। सबसे अधिक गंधक बिहार में कहाँ मिलता है, रोहतास में मिलता है। शराब, जूता और माल डिब्बा, रेल का जो है मालगाड़ी का डिब्बा और जूता का ये कहाँ है, तो मोकामा शहर में है। शराब का, जूता का, रेलगाड़ी, माल डिब्बा निर्माण कहाँ होता है, मोकामा शहर में है। यहाँ उद्योग लगा हुआ है। रेशमी वस्त्र के लिए कौन सा जाना जाता है, भागलपुर जाना जाता है रेशमी वस्त्र के लिए। सिलेट एवं फिलाइट का उद्योग कहाँ मिलेगा, तो मुंगेर में मिलता है। सिलेट एवं फिलाइट मिलता है मुंगेर में। सेमरी क्रम की चट्टानें कहाँ मिलती है, तो रोहतास में मिलती है। सेमरी क्रम की चट्टानें कहाँ मिलती है, रोहतास में मिलती है। हरहा नदी घाटी, दून घाटी कहाँ, ये बिहार के उत्तर पश्चिम में है। तो पूछा जाएगा हरहा नदी घाटी, दून घाटी कहाँ मिलती है, बिहार के उत्तर पश्चिम में मिलती है। बरनाल जलाशय परियोजना कहाँ है, बिहार में, जमुई में है। बरनाल जलाशय परियोजना बिहार के जमुई में है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हेमाटाइट का भंडार कहाँ है, भागलपुर में। हेमाटाइट का भंडार पूरे भारत में खनिज भंडार बिहार कितना पाया जाता है, मात्र 1% पाया जाता है। ग्रेनाइट की भंडारों की संख्या कितना है, 30 है। 2020 के अनुसार बिहार में ग्रेनाइट की भंडारों की संख्या 30 है। बरौनी तेल शोधन कब स्थापित हुआ था कारखाना, ये 1964 में रूस के सहयोग से। वही बरौनी जो बेगूसराय में है। सोना भंडार कहाँ मिलता है, बिहार में, जमुई और पश्चिम चंपारण में। तेल शोधन, तेल नहीं, ये टाल क्षेत्र बिहार में कितना किलोमीटर में है, 8 से 10 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ, फतुहा से मोकामा तक में। बिहार में एसटी सबसे अधिक पश्चिम चंपारण, दूसरा कटिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार। क्वार्टर सबसे अधिक कहाँ मिलता है, मुंगेर में मिलता है क्वार्टर। बिहार राज्य चीनी निगम कब स्थापित हुआ था, 1974 में। दियारा भूमि की प्रधानता कहाँ है, खगड़िया में। सर्वाधिक गंधक कहाँ मिलती है, रोहतास में। शराब का, जूता का, माल डिब्बा निर्माण कारखाना ये कहाँ, मोकामा शहर में है। रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए भागलपुर, जबकि सिल्क के लिए गया है। रेशमी के लिए भागलपुर, सिल्क के लिए गया। सिलेट एवं फिलाइट कहाँ, मुंगेर में मिलता है। सेमरी क्रम की चट्टानें कहाँ, रोहतास में मिलती है। सेमरी क्रम की चट्टानें। हरहा नदी घाटी, दून घाटी कहाँ, उत्तर पश्चिम बिहार में मिलती है। बरनाल जलाशय परियोजना ये जमुई में मिलती है। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए कमला की सहायक नदियाँ क्या क्या हैं, नदियों में है ये ढोरी, सोनी। ढोरी और सोनी किसकी सहायक नदियाँ हैं, कमला की सहायक नदियाँ हैं। उच्च कोटि की
चाइना क्ले कहाँ मिलती है? बांका में मिलती है। ऊँचे कोटि की चाइना क्ले कहाँ मिलती है? बांका में। रूबी अभ्रक कहाँ मिलता है? नवादा में। रूबी अभ्रक नवादा में। ग्राफिक कहाँ मिलता है? जमुई में। सॉफ्ट स्टोन उत्पादन कहाँ होता है? शंकरपुर में होता है। बिहार में सॉफ्ट स्टोन उत्पादन शंकरपुर में। नायलॉन उद्योग बिहार में कहाँ है? तो ये मुंगेर में है नायलॉन उद्योग। कुछ क्षेत्रों की चमकीली मिट्टी जो प्रतीत होती है कहाँ? ये नवादा में होती है। किस क्षेत्र की मिट्टी जो है कुछ चमकीली प्रतीत होती है, चमकती है मिट्टी? ये नवादा की। गैलेना मिलता है बांका में। जबकि दवाएं बनाने का कारखाना कहाँ? हाजीपुर में, यानी कि ये मेडिसिन वाला है। मेडिसिन दवाएं बनाने का कारखाना कहाँ? हाजीपुर में है। बहुरंगी ग्रेनाइट कहाँ मिलता है? नवादा में मिलता है। बहुरंगी ग्रेनाइट कहाँ मिलता है? तो नवादा में मिलता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला है कमला की सहायक नदी कौन कौन सी है? ढौरी और सोनी। ऊँचे कोटि की चाइना क्ले कहाँ मिलती है? बांका में। रूबी अभ्रक नवादा में। ग्राफिक कहाँ? जमुई में। सॉफ्ट स्टोन उत्पादन शंकरपुर में। नायलॉन उद्योग मुंगेर में। कुछ क्षेत्र की मिट्टियाँ चमकीली प्रतीत होती हैं, तो ये नवादा की मिट्टियाँ चमकीली प्रतीत होती हैं। गैलेना कहाँ मिला? बांका में। दवाएं कहाँ बनाने का, यानी मेडिसिन बनाने का कारखाना कहाँ? हाजीपुर में। बहुरंगी ग्रेनाइट कहाँ? नवादा में। बहुरंगी ग्रेनाइट नवादा में। नेक्स्ट है बिहार जो है 18वीं सदी में क्यों प्रसिद्ध था? तो सोरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। ककोलत जो जलप्रपात है इसकी ऊंचाई कितना है? तो ये 47 मीटर ऊंचा है। मोकामा टाल में क्या उगाया जाता है? ये जल, यानी कि मोकामा टाल में रबी फसल जो उगाया जाता है। मोकामा टाल में सबसे अधिक जल कहाँ से आती है? तो ये फल्गु नदी से आती है। गोखुर झील सबसे अधिक बिहार में कहाँ है? तो सहरसा में है। डोलाइट कहाँ मिलता है? डोलामाइट जो बिहार में रोहतास में मिलता है। डोलामाइट सबसे अधिक रोहतास में। कांच उत्पादन में बिहार में आगे है पटना, दरभंगा, समस्तीपुर। बिहार में कांच उत्पादन कहाँ होता है? पटना में, दरभंगा में, हाजीपुर में। बिहार में चोरहा पहाड़ी कहाँ है? तो इसे बोला जाता है, पलामू पहाड़ी को चोरहा पहाड़ी बोला जाता है, यानी कि उद्गम स्थल है ये पुनपुन नदी का। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो पलामू पहाड़ी, जिसे चोरहा पहाड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रेल इंजन का मरम्मत कारखाना कहाँ है? जमालपुर में है। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने थे मजरूल हक, ये लिख दिया गया है। ये सभी पूछा हुआ सवाल है, इम्पोर्टेंट है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। 18वीं सदी का प्रसिद्ध सोरा उत्पादन के लिए बिहार था। 18वीं सदी में प्रसिद्ध था बिहार सोला उत्पादन के लिए। ककोला जलप्रपात की ऊंचाई जो है 47 मीटर। मोकामा टाल में जल सबसे अधिक फल्गु नदी से आती है। गोखुर झील सबसे अधिक बिहार में सहरसा में है। डोलामाइट रोहतास में होता है। कांच उत्पादन पटना में, दरभंगा में, हाजीपुर में होता है। पुनपुन का उद्गम स्थल चोरहा पहाड़ी यानी कि पलामू पहाड़ी है। रेल डिब्बा का जो मरम्मत होता है बिहार में कहाँ? जमालपुर में। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति थे मजरूल हक थे। तो ये हो गया बिहार के जितने भी उद्योग थे खनिजों से संबंधित, बिहार में जितनी नदियां हैं और बिहार की जो मिट्टी है उनके बारे में है। तो आइए देखते हैं बिहार के नदियों को। तो बिहार के नदियों को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि बिहार को दो भाग में, सबसे पहले जो ये गंगा नदी बांटती है, जो बिहार में 445 किलोमीटर लंबाई में बहती है, इसको पहले देखना होगा। ये दो भाग में बांटती है। सबसे पहले यहाँ प्रवेश करती है भोजपुर, यहाँ चौसा में प्रवेश करती है और यहाँ बक्सर में, उसके बाद बिहार में घुसती है अंदर। तो ये 445 किलोमीटर बहती है पूरे बिहार में और पश्चिम बंगाल में यहाँ गिर जाती है। तो उत्तर बिहार में देखना है, ये हिमालय क्षेत्र की नदियाँ हैं जो बारहमासी बहती रहती हैं। उत्तर बिहार की नदियों का सबसे पश्चिम से पूरब की ओर देखना है। सबसे पश्चिम में यहाँ सरयू या घाघरा नदी बिहार में ये है, घाघरा नदी है। फिर यहाँ गंडक नदी है। फिर उसके बाद है बूढ़ी गंडक नदी है, ये नारायणी नदी के नाम से जानी जाती है। गंडक नदी जो है नारायणी नाम से जानी जाती है। बूढ़ी गंडक के बाद यहाँ बागमती है, फिर कमला है, फिर यहाँ कोसी है जो बाढ़ के लिए जानी जाती है, बिहार की शोक है कोसी। फिर लास्ट में है सबसे पूर्वी नदी महानंदा है। तो बिहार में नदियों को क्रम में सबसे उत्तरी नदियों जो है, सबसे पूर्व में महानंदा है और सबसे पश्चिम में यहाँ घाघरा नदी है। उसके बाद गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला, फिर कोसी। उसी प्रकार से दक्षिण बिहार की नदियों को देखें तो सबसे पहले यहाँ गंगा घुसती है चौसा में, जो कि बक्सर जिला में है, और कर्मनाशा नदी यहाँ। तो बिहार में सबसे पश्चिम की ओर से पूरब दक्षिण में जो है नदियाँ, सबसे पश्चिम में गंगा, फिर उसके बाद कर्मनाशा, फिर सोन है, फिर यहाँ पुनपुन है, फिर फल्गु है। पुनपुन के बाद फल्गु, फिर क्यूल है, फिर अजया है और भी छोटी बड़ी नदियाँ हैं। तो बिहार में नदियों का क्रम किस प्रकार से है? सबसे पहले बीच में गंगा नदी, फिर उत्तर में है घाघरा, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला, कोसी, फिर महानंदा, जो महानंदा सबसे पूरब में, और उधर सरयू जो था घाघरा आने के सबसे पश्चिम में। उसी प्रकार दक्षिण में सबसे पहले यहाँ गंगा इधर से प्रवेश करती है, इधर कर्मनाशा, फिर सोन, फिर पुनपुन, फिर फल्गु और क्यूल, लास्ट में इधर अजया नदी जो जमुई से होकर बहती है। तो ये नदियाँ हो गई। अब बिहार में देखें मिट्टी, तो बिहार में मिट्टियों को देखें तो सबसे पहले बिहार में जो पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। और ये जलोढ़ मिट्टी है, दो भागों में बांटा गया है। इसे कैवाल और केरल कैवाल मिट्टी बोला जाता है, खादर और बांगर के रूप में बोला जाता है। जैसे ये बाढ़ वाला क्षेत्र है, उत्तर बिहार में सबसे अधिक बाढ़ आता है, तो इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। इसे खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। उत्तर बिहार में खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। जबकि जहाँ पानी का मतलब बाढ़ कम पहुँचती है, वहाँ बांगर जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी रहती है। जैसे इधर कभी कभी गोपालगंज, सारण में बाढ़ कम आता है और यहाँ
पुरानी मिट्टी बची हुई रहती है, जहाँ बाढ़ नहीं जा पाता है, तो वह बांगर मिट्टी कहलाता है। और उसी प्रकार से दक्षिण बिहार अपने सूखा के लिए जाना जाता है। तो ये सूखा क्षेत्र है, इस यहाँ की मिट्टी जो पाई जाती है वो करेल कैवाल या बांगर मिट्टी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसे करेल कैवाल मिट्टी भी बोला जाता है। और इधर पाया जाता है थोड़ा लाल पीली मिट्टी पाया जाता है, जिसे बलथर मिट्टी भी बोला जाता है, दक्षिण बिहार में पाया जाता है। इधर जमुई में, नवादा में, इधर बांका में, ये सब में बलथर मिट्टी पाया जाता है, इसे लाल पीली मिट्टी बोला जाता है। और एक मिट्टी है यहाँ लाल और बलुई मिट्टी है, जो कि इधर कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में पाया जाता है। ये विंध्याचल क्रम की जो चट्टान है, यहाँ पाया जाता है लाल और बलुई मिट्टी। और पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है इधर पश्चिम चंपारण की तरफ पाया जाता है। तो बिहार में मिट्टियों का देख लिया गया कितना कितना है। ये जलोढ़ मिट्टी है सबसे अधिक, जो बाढ़ क्षेत्र में पाया जाता है। और जहाँ इधर तराई मिट्टी भी है, नेपाल की ओर से, जैसे यहाँ से पश्चिम चंपारण से यहाँ किशनगंज तक जो है तराई में पाया जाता है मिट्टी, इसे तराई मिट्टी कहा जाता है। ये दलदली मिट्टी होती है। और यहाँ बीच में भी है टाल क्षेत्र होता है, जो फल्गु नदी से में है। इधर यहाँ मोकामा से यहाँ तो फतुहा के पास जो है टाल क्षेत्र, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा पट्टी वाला यहाँ टाल क्षेत्र है। और नीचे दक्षिण बिहार सूखा के लिए जाना जाता है। तो ये पाया जाता है करेल कैवाल मिट्टी, जिसे पुरानी बांगर मिट्टी, ये सूखा के लिए। जबकि पुरानी बांगर मिट्टी जहाँ नदी का पानी नहीं पहुँच पाता है, उसे भी कहा जाता है बाढ़ वाला, ये जलोढ़ हो गया। और लाल पीली मिट्टी दक्षिण बिहार में इधर यहाँ पाया जाता है, जबकि यहाँ लाल बलुई मिट्टी पाया जाता है पर्वत वाला क्षेत्र में। तो ये हो गया। और चलिए कुछ देख लेते हैं, कुछ जानकारियाँ हैं। जैसे बिहार में कौन सी नदी कहाँ मिलती है, तो गंडक नदी पहलेजा घाट में पटना में आकर मिल जाती है। ये गंडक नदी जो है पटना में आकर मिलती है पहलेजा घाट के पास। पुनपुन नदी मिलती है फतुहा में, दक्षिण से ये पुनपुन नदी जाती है फतुहा में मिल जाती है, गंगा में, पटना में, फतुहा में। सोन नदी दानापुर में जाकर मिलती है, पटना में जाकर मिलती है। दानापुर में सोन नदी पटना में जाकर मिल जाती है। छपरा में घाघरा नदी जो है ये छपरा में जाकर गंगा में मिलती है। यहाँ की जो घाघरा नदी है ये छपरा यानी कि सारण में जाकर गंगा में मिल जाती है। कर्मनाशा नदी जिसे अपवित्र नदी कहा जाता है, यह चौसा में आकर मिलती है, चौसा में आकर मिलती है गंगा में। कर्मनाशा नदी को पवित्र नदी बोला जाता है, यह चौसा में आकर मिलती है। गंडक नदी जो है, गंडक नदी पर बांध बनाया गया है भैंसालोटन के पास। इसी गंडक नदी से निकाला गया है तेउर नहर, त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर और सारण नहर। तो पूछा जाएगा तेउर नहर, तिरहुत नहर, सारण नहर और त्रिवेणी नहर का संबंध किस नदी से? गंडक नदी से है। इस गंडक नदी पर बांध बनाया गया है ताकि जल आपूर्ति किया जा सके, सिंचाई किया जा सके और बिजली प्राप्त किया जा सके। उसी प्रकार से कोसी नदी पर बांध बनाया गया है। कोसी नदी पर बनाया गया है 1965 में बनाया गया पूर्वी कोसी नहर, पश्चिम कोसी नहर। कोसी नदी पर बांध बनाकर पूर्वी कोसी नहर और पश्चिम कोसी नहर और राजपुर नहर निकाला गया है। राजपुर नहर, पूर्वी कोसी नहर, ये कोसी के पास से निकाला गया है। पूर्वी पश्चिम और राजपुर नहर ये कोसी से संबंधित है। उसी प्रकार से सोन नदी घाटी है, जो सोन नदी पर बांध बनाया गया है 1874 में। बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी सोन नदी घाटी, इसमें बनाया जैसे डेहरी आसनसोल के पास बनाया गया है। यहाँ से भी निकाला गया है पूर्वी सोन नहर, पश्चिम सोन नहर निकाला गया है। पूर्वी सोन नहर और पश्चिम सोन नहर निकाला गया है। और यहाँ देखिए बिहार में बूढ़ी गंडक नदी कहाँ मिलती है, तो मुंगेर के पास मिलती है, उत्तर में जाकर मुंगेर के पास। कोसी जो है पूर्णिया में मिलती है, फल्गु ताल क्षेत्र संबंधित है फल्गु नदी से। बागमती नदी जो है मुंगेर के उत्तर में जाकर मिलती है। महानदी कटिहार के दक्षिण पश्चिम में आकर मिलती है। यहाँ की जो महानदी है ये कटिहार के दक्षिण पश्चिम में आकर मिलती है। महानदी कटिहार में दक्षिण पश्चिम में आकर मिल जाती है गंगा में, जबकि बागमती नदी मुंगेर के उत्तर में आकर मिलती है और कोसी नदी पूर्णिया में आकर मिलती है। फल्गु नदी टाल क्षेत्र में जाकर मिल जाती है। तो ये हो गया नदियों से संबंधित, बस इसे ही बार बार सुनना है और दोहराना है। धन्यवाद। बिहार और भारत की जनगणना 2011, वैसे तो अभी 2027 में 26 से शुरू होगा, 2011 के बाद जनगणना होने वाला है, मोदी सरकार ने घोषणा कर दी है। उससे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे 2011 की जनगणना, भारत की जनगणना और बिहार की जनगणना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारा एग्जाम में फंसता है, आता ही है, इसलिए इसे पढ़ना आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कुल जनसंख्या। भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार थी 121 करोड़ 8,54,977, यानी कि 121 करोड़ था पूरी जनसंख्या भारत की, जबकि इसमें पुरुष प्रतिशत था 51.47% और महिला प्रतिशत 48.53%। तो कुल जनसंख्या भारत का कितना था? 121 करोड़, उसमें से 51.5% पुरुष थे और 48.5% महिला थे, 48.53%। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो यूपी में, और सबसे कम सिक्किम में। तो अंतिम था सिक्किम और प्रथम स्थान पे था उत्तर प्रदेश। और विश्व में भारत की जनसंख्या कितना है? 17.5%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना जनसंख्या भारत में पाई जाती है? 17.5%। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। चलिए अब बिहार में देखते हैं। तो बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 था। इसे याद रखना होगा टोटल, क्योंकि ऐसे कई बार पूछा गया है पूरी की पूरी। तो 10.41 करोड़ बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार, इसमें 10,40,99,452 था।
जो कि इसमें देखा जाए तो भारत में इसका स्थान थर्ड है। बिहार का जनसंख्या में भारत में तीसरा स्थान है। यह 8.6% के साथ बिहार में प्रथम स्थान जनसंख्या में पटना है और अंतिम स्थान शेखपुरा है। तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, राजधानी है तो होगा ही। और बिहार में पुरुषों की प्रतिशत जनसंख्या में 52.14%, जबकि महिला जनसंख्या 47.86% है। बिहार में महिलाओं की जनसंख्या कितना 47.86% और पुरुष जनसंख्या 52.14%, जो कि राष्ट्र से थोड़ा सा अधिक है पुरुष, जबकि महिला जनसंख्या कम है। नेक्स्ट है ग्रामीण जनसंख्या। देखें तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या थी 68.8% उस समय 2011 में, और हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या थी 90%, और शहरी जनसंख्या थी भारत की 31.2%, जिसमें सबसे अधिक शहरी जनसंख्या गोवा की थी 62%। तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितना है 68.8% 2011 के अनुसार, जिसमें हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या 90% सबसे अधिक प्रतिशत में, जबकि सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश में, और गोवा में पाया जाता है सबसे अधिक शहरी जनसंख्या 62%, जबकि पूरे भारत में 31.2% 2011 में शहरी जनसंख्या था। और महाराष्ट्र में पाया जाता है शहरी जनसंख्या सबसे अधिक, जबकि प्रतिशत में गोवा में। उसी प्रकार से बिहार की ग्रामीण जनसंख्या थी 88.7% 2011 के जनगणना अनुसार। बिहार में शहरी आबादी कितना था तो 88.7%, और ये ग्रामीण जनसंख्या था 88.7%, जबकि शहरी आबादी था 11.3%। बिहार का शहरी आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 11.3%, अभी बढ़कर हो चुका है 15%, अभी बढ़कर हो चुका है 15%। और बिहार में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है प्रतिशत में, तो ये है समस्तीपुर में 96.5%, यानी कि 96.5% ग्रामीण जनसंख्या बिहार के किस जिला में पाया जाता है, तो ये समस्तीपुर में पाया जाता है। पटना में कितना है शहरी जनसंख्या 43%, बिहार का सबसे अधिक शहरी आबादी वाला जिला पटना है, ये राजधानी है तो होगा ही। नेक्स्ट है दशक की वृद्धि। तो भारत का दशक की वृद्धि कितना था 17.7%, सबसे अधिक दशक की वृद्धि किस जिला का था भारत में, मेघालय का था, लगभग 28%, 27.9%, जबकि सबसे कम दशक की वृद्धि वाला जिला था नागालैंड, -0.6%। भारत का दशक की वृद्धि था 17.7%, और जिसमें सबसे अधिक जिला जो जिलों में था मेघालय का था लगभग 28%, और सबसे कम नागालैंड का था जो -0.6% था दशक की वृद्धि। बिहार का दशक की वृद्धि कितना था तो 25.4%, यह पूरे भारत में थर्ड स्थान पर था। दशक की वृद्धि में बिहार पूरे भारत में थर्ड स्थान पर है 25.4% के साथ। बिहार में दशक की वृद्धि में प्रथम स्थान पर कौन जिला है तो मधेपुरा है, यह 31.1% के साथ सबसे अधिक दशक की वृद्धि वाला जिला मधेपुरा है 31.1% के साथ, और सबसे कम है 19% के साथ गोपालगंज जिला। तो बिहार का किस जिले का दशक की वृद्धि सबसे कम है, गोपालगंज का है। नेक्स्ट है लिंगानुपात। बिहार यानी कि भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, केरल का, ये तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन ओवरऑल लिंगानुपात भारत का है 943 प्रति हज़ार पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, यानी कि बिहार का लिंगानुपात भारत का लिंगानुपात 943 है। उसमें भी सबसे अधिक केरल का 1084 लिंगानुपात है, और हरियाणा का सबसे कम 879 लिंगानुपात है, 879। तो केरल का 1084 सबसे अधिक लिंगानुपात, हरियाणा का सबसे कम 879, और बिहार का लिंगानुपात है 918 प्रति 1000 पुरुषों में 918 महिलाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 था, जिसमें गोपालगंज प्रथम स्थान पर 1021 के साथ, जबकि मुंगेर का लिंगानुपात सबसे कम 876 था। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर, कितना तो 876 प्रति 1000 पुरुषों पर 876 महिलाएं। मुंगेर का लिंगानुपात सबसे कम, और सबसे अधिक लिंगानुपात बिहार का किस जिला का, गोपालगंज का 1021। और शिशु लिंगानुपात देखें तो भारत का शिशु लिंगानुपात था 918 प्रति 1000 बच्चों पर पुरुष बच्चों पर शिशु लिंगानुपात था 918, जबकि बिहार का 918 क्या था, लिंगानुपात था, और भारत का लिंगानुपात 918 है, ये शिशु लिंगानुपात है। भारत में शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है, कितना है तो 972 है, और सबसे कम किसका है, हरियाणा का शिशु लिंगानुपात 834 ही है। हरियाणा का शिशु लिंगानुपात 834 है, जो कि भारत में सबसे कम है, जबकि हरियाणा का लिंगानुपात भी सबसे कम था। शिशु लिंगानुपात और लिंगानुपात में भी हरियाणा पीछे है, जबकि अरुणाचल प्रदेश शिशु लिंगानुपात में अधिक है 972 के साथ। बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है तो 935 है। बिहार का शिशु
लिंगानुपात 935 है। बिहार में किस जिले का शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो किशनगंज का है। कितना? 971 है। बिहार के किशनगंज जिले का शिशु लिंगानुपात कितना है? 971, जो कि बिहार में फर्स्ट स्थान पर है। और बिहार में सबसे कम शिशु लिंगानुपात किसका है? तो वैशाली जिला का है, मात्र 904 है। पूछा गया है ये क्वेश्चन टीआर में भी और बीपीएससी में भी, बिहार का शिशु लिंगानुपात सबसे कम किस जिला का है? तो वैशाली का है। शिशु लिंगानुपात 904 है, जबकि किशनगंज का अधिक है 971। यहाँ मुस्लिम आबादी भी बिहार में सबसे अधिक है किशनगंज का, इसलिए यहाँ शिशु लिंगानुपात भी अधिक देखा जा रहा है। नेक्स्ट है घनत्व। भारत का घनत्व कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में 382 व्यक्ति मिलते हैं। भारत का घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और पूरे घनत्व जो है राज्यों में सबसे अधिक बिहार का है, 1106 है। घनत्व में भारत का घनत्व है 382 किलोमीटर स्क्वायर में है, 382 प्रति किलोमीटर स्क्वायर में। उसमें बिहार एक नंबर पर है, 1106 के साथ एक नंबर पर है। और अरुणाचल प्रदेश सबसे अंतिम स्थान पर है। बिहार का घनत्व 1106 है और अरुणाचल प्रदेश का मात्र 17 है। प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में 17 व्यक्ति ही मिलते हैं। इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश का घनत्व सबसे कम और बिहार का सबसे अधिक 1106 है। बिहार में सबसे अधिक घनत्व किस जिला का है? तो शिवहर का है। यह 1880 है यहाँ, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति एक किलोमीटर स्क्वायर जाने पर यहाँ 1880 लोग मिल जाएंगे शिवहर में। यह सबसे क्षेत्रफल में छोटा जिला है शिवहर, इसलिए यहाँ सबसे जनसंख्या घनत्व अधिक है शिवहर का। जबकि कैमूर का सबसे कम है जनसंख्या घनत्व, कैमूर का 488 ही है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर है। और इसमें सबसे अधिक किसका है? तो शिवहर का है। शिवहर का 1880 है जनसंख्या घनत्व और कैमूर का 488 है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। नेक्स्ट है साक्षरता। भारत में साक्षरता कितना थी? 2011 के अनुसार 73% साक्षरता थी। उसमें सबसे अधिक था केरल की साक्षरता 94% और सबसे कम बिहार की साक्षरता दर 61.82%। तो साक्षरता सबसे अधिक केरल की 94% के साथ प्रथम राज्य था और बिहार 61.82% के साथ सबसे अंतिम स्थान पर था। पुरुषों में साक्षरता देखें तो भारत में पुरुषों की साक्षरता 2011 में 80.9%, लगभग 81% पुरुष साक्षरता थी, जबकि महिला साक्षरता 64.6% था। तो भारत में पुरुषों की साक्षरता 2011 में 81% और महिला साक्षरता 64.6% था। उसमें भी पुरुष साक्षरता केरल का ही फर्स्ट स्थान पे था 96% के साथ, और पुरुष साक्षरता में बिहार ही अंतिम स्थान था। पूरा ओवरऑल साक्षरता में बिहार अंतिम स्थान और पुरुष साक्षरता में भी बिहार अंतिम स्थान, जबकि महिला साक्षरता में भी बिहार अंतिम स्थान और केरल प्रथम स्थान। महिला साक्षरता में केरल 92% के साथ प्रथम स्थान, पुरुष में भी प्रथम स्थान, ओवरऑल में भी प्रथम स्थान केरल था, जबकि बिहार 51.5% महिला साक्षरता में सबसे कम, इंडिया में सबसे कम बिहार का महिला साक्षरता दर। तो बिहार में साक्षरता दर कितना थी? 61.82%, जिसमें रोहतास प्रथम स्थान पर था और पूर्णिया अंतिम स्थान पर था। तो बिहार का कौन सा जिला है जिसका साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रोहतास का है। कितना है रोहतास का साक्षरता? 73.37%। ये 73 है ना, 73 को पलट दीजिए तो ये 7-3 है, तो ये 3-7 हो जाएगा, यानी कि 73.37% रोहतास का साक्षरता है सबसे अधिक बिहार में। और पूर्णिया का सबसे कम 51.08%। सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया, सबसे अधिक रोहतास। नेक्स्ट है पुरुष साक्षरता बिहार का 71.2%, जबकि भारत का था 81%, 10% इससे कम है। पुरुष साक्षरता बिहार का 71.2%। इसमें भी पुरुष साक्षरता में रोहतास प्रथम स्थान पर, जबकि पूर्णिया अंतिम स्थान पर है। बिहार में पुरुष साक्षरता किसका है? रोहतास का ही प्रथम है और पूर्णिया का कम है। बिहार में महिला साक्षरता दर कितना था? 51%। इसमें सबसे अधिक रोहतास का और सबसे कम सहरसा का। तो यही पूछ दिया जाता है, सहरसा वाला कितना बार पूछा गया, क्योंकि पुरुष और महिला में तो डिफरेंट आ गए हैं। पुरुष में तो पूर्णिया है ही और ओवरऑल साक्षरता में भी पूर्णिया नीचे है, लेकिन महिला साक्षरता में बिहार में सबसे कम सहरसा जिला का है, जहां मात्र 41.7% महिला साक्षर हैं। तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला बिहार का कौन सा है? सहरसा है, जिसमें 41.7% ही साक्षर महिला हैं। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेशों की जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार आंकड़े। तो चलिए अब केंद्र शासित प्रदेशों का देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो दिल्ली की है। ये सभी जानते हैं, लगभग दिल्ली की जनसंख्या सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर, और सबसे कम लक्षद्वीप की है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप की, सबसे अधिक दिल्ली की। दशक की वृद्धि किसका है? दशक की वृद्धि दादर और नगर हवेली का है, लगभग 56%, और सबसे कम लक्षद्वीप की, जहाँ जनसंख्या भी कम है और दशक की वृद्धि भी कम है। लक्षद्वीप की दशक की वृद्धि 6.3% और दादर नगर हवेली की दशक की वृद्धि अधिक है, लगभग 56% है दशक की वृद्धि। दादर नगर हवेली दशक की वृद्धि सबसे अधिक। लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी का सबसे अधिक था, 1 नंबर पर है। सबसे कम दमन-दीव का हुआ है, 618 ही था लिंगानुपात। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, जो कि 1037 था।
और सबसे कम दमनदीप का 618 था लिंगानुपात। साक्षरता किसका है? केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप का साक्षरता सबसे अधिक है। यहाँ साक्षरता दर 91.8%, लगभग 92% है। ये फिर भी केरल से कम है, केरल में 94% था लगभग। तो लक्षद्वीप की साक्षरता 91.8%, प्रथम स्थान पर केंद्र शासित प्रदेशों में, जबकि दादर नगर हवेली का सबसे कम 76.2% साक्षरता दर। तो सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये दादर नगर हवेली है, लगभग 76.2% के साथ। जबकि लक्षद्वीप का साक्षरता सबसे अधिक। और एससी जनसंख्या सबसे अधिक प्रतिशत में कहाँ? चंडीगढ़ में पाए जाते हैं, लगभग 19%। और दिल्ली में ऐसे जनसंख्या में सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक एससी जनसंख्या पाई जाती है? तो दिल्ली में। लेकिन प्रतिशत में पूछा जाएगा तो चंडीगढ़ होगा 19% के साथ। सबसे अधिक एससी जनसंख्या चंडीगढ़ में 18.9% यानी कि 19%। जबकि एसटी की जनसंख्या प्रतिशत में सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये लक्षद्वीप में है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में एसटी की जनसंख्या सबसे अधिक है प्रतिशत में? तो लक्षद्वीप में है, लगभग 94.8% लक्षद्वीप में एसटी पाए जाते हैं। अब यहाँ राज्यों में देखें तो एससी सबसे अधिक राज्यों में कहाँ मिलते हैं? पंजाब में। प्रतिशत में सबसे अधिक एससी पंजाब में लगभग 32% हैं, और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश में है। तो पूछा जाएगा सबसे अधिक एससी की जनसंख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक एससी प्रतिशत में किस राज्य में है? तो पंजाब में, लगभग 32%। और एसटी पूछा जाएगा कि सबसे अधिक एसटी किस राज्य में? तो मिजोरम में, 94.4% एसटी। जबकि जनसंख्या में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक एसटी वाला राज्य मध्य प्रदेश। सबसे अधिक एसटी प्रतिशत में कहाँ? तो मिजोरम में, जबकि 94.4% यहाँ पाए जाते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में एसटी सबसे अधिक लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। और देखिए यहाँ है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी एससी जाति नहीं रहते हैं। तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी एससी जाति नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ एसटी ज़्यादा हैं, कोई भी एससी नहीं है वहाँ। हरियाणा और पंजाब में कोई भी एसटी नहीं रहते हैं, यानी कि हरियाणा और पंजाब में कोई भी एसटी नहीं मिलेंगे। वहाँ एससी मिल सकते हैं लेकिन एसटी नहीं। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी एससी नहीं मिलेंगे। तो उसी प्रकार से लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप में कोई भी एससी जाति नहीं मिलेंगे, जबकि वहाँ एसटी मिलते हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उसी प्रकार से दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़ में एसटी जाति नहीं रहते हैं। तो दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़ में एसटी जाति नहीं रहते हैं, जबकि एससी वहाँ मिल जाएंगे। तो इस प्रकार ये था 2011 का जनगणना, बिहार और भारत का संयुक्त रूप से। इसे बार बार पढ़िए और रिवीजन कीजिए। 11 की जनगणना से बार बार सवाल पूछा जाता है। धन्यवाद। बिहार के प्रमुख उद्योग एवं उनके क्षेत्र। सबसे पहले देखते हैं भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, थर्मल पावर स्टेशन और उर्वरक उद्योग। ये तीनों केंद्र द्वारा प्रायोजित उद्योग हैं बिहार में। तो भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ है? मोकामा में है। यहीं पर चमड़ा जूता का कारखाना भी है मोकामा में। भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। थर्मल पावर स्टेशन कहाँ? बरौनी में। और उर्वरक संयंत्र भी बरौनी में। तो थर्मल पावर स्टेशन, उर्वरक संयंत्र बरौनी में। ये बरौनी कहाँ है? तो बेगूसराय में है। बिहार में बंदूक कारखाना कहाँ है? तो ये मुंगेर में है। बंदूक कारखाना मुंगेर में है। सिगरेट कारखाना कहाँ? ये भी मुंगेर में है। तो सिगरेट और बंदूक वाला मुंगेर में है। और जूट उद्योग तथा दिया सलाई उद्योग कहाँ? ये कटिहार में है। जूट उद्योग और दिया सलाई उद्योग कटिहार में। सीमेंट उद्योग है डालमिया नगर रोहतास में। बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ? डालमिया नगर रोहतास में। बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड कहाँ? फतुआ में है, ये पटना में है। बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड ये कहाँ है? पटना में है, फतुआ में। रेशम उद्योग बिहार में कहाँ? भागलपुर में रेशम उद्योग। जबकि सूती वस्त्र उद्योग कहाँ? गया और फुलवारी शरीफ में है। सूती वस्त्र उद्योग गया और फुलवारी शरीफ में। रेशम उद्योग भागलपुर में। प्लाईवुड का कारखाना हाजीपुर में है, ये वैशाली में है प्लाईवुड का कारखाना। जबकि कागज उद्योग है समस्तीपुर व दरभंगा में। समस्तीपुर व दरभंगा में है। इसके अलावा खनन उद्योग कहाँ है? औरंगाबाद में है। और सिंदूर उद्योग लखीसराय में है। जबकि डेयरी उद्योग, पटाखा उद्योग पटना में है। डेयरी उद्योग और पटाखा उद्योग पटना में है। सिंदूर उद्योग लखीसराय में। खनन उद्योग औरंगाबाद में है। सूती वस्त्र उद्योग गया और फुलवारी शरीफ में। जबकि रेशम उद्योग जो है ये भागलपुर में है। और अन्य में देखें तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि बियाड़ा की स्थापना कब हुआ था? 1974 में हुआ था। ये औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए और राज्य में निवेश लाने के लिए शुरू किया गया था 1974 में। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बियाड़ा का स्थापना 1974 में। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में आया था। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब आया? ये भी 2016 में। यानी कि बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन नीति और निवेश के लिए निवेश प्रोत्साहन नीति, ये 2016 में। जबकि बिहार स्टार्टअप नीति व उच्च प्राथमिकता क्षेत्र नीति 2017 में आया था। बिहार स्टार्टअप नीति, उच्च प्राथमिकता नीति 2017 में आया था। नेक्स्ट है बिहार में खनिज। देखें जिलावार। बिहार में खनिज
पाइराइट सबसे अधिक पाया जाता है, यह कहाँ पाया जाता है तो रोहतास में पाया जाता है। बिहार में खनिज पाइराइट्स रोहतास में पाया जाता है। उर्वरक में इसका प्रयोग होता है। चूना पत्थर पाया जाता है रोहतास और कैमूर में। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का प्रयोग होता है। तो बिहार में चूना पत्थर कहाँ, रोहतास और कैमूर में। अभ्रक और बेरिलियम कहाँ मिलता है, नवादा में मिलता है, वह गया में। यह विद्युत उपकरण में प्रयोग होता है। अभ्रक बिहार में अभ्रक कहाँ मिलता है, नवादा और गया में। ये यहाँ बेरिलियम भी मिला है। क्वार्टज और सोना कहाँ मिला है, जमुई में। यह सोना के गहनों बनाने में प्रयोग होता है। बिहार में सोना कहाँ पाया जाता है, जमुई में। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, मुंगेर और रोहतास में। एल्युमिनियम में प्रयोग होता है। बॉक्साइट बिहार में कहाँ पाया जाता है, मुंगेर में। क्वार्टर नाइट कहाँ पाया जाता है, क्वार्टर नाइट ये मुंगेर में पाया जाता है। क्वार्टर नाइट का उपयोग भवन निर्माण सामग्री में होता है। क्वार्टर नाइट मुंगेर में, ये भवन निर्माण सामग्री में प्रयोग होता है। चीनी मिट्टी, सीसा, कांप पत्थर कहाँ मिलते हैं तो यह भागलपुर मुंगेर में मिलता है। यह बर्तन और बिजली उपकरण में प्रयोग होता है। चीनी मिट्टी, कांप मिट्टी, सीसा ये सब कहाँ मिलता है, भागलपुर और मुंगेर में। यह बर्तन व बिजली बनाने के उपकरणों में प्रयोग होता है। सोना मिलता है बिहार में, बेगूसराय में, सारण में, मुजफ्फरपुर में, पूर्वी चंपारण में मिलता है। यह विस्फोटक व उर्वरक में प्रयोग होता है। सोना कहाँ मिलता है बिहार में, अब भी सारण में, बेगूसराय में, मुजफ्फरपुर में, पूर्वी चंपारण में, यानी कि उत्तर पश्चिम में। यही 18वीं सदी में सोना के लिए बिहार प्रसिद्ध था। बिहार में यूरेनियम कुछ मात्रा में मिलता है। टीन और लिथियम भी कहाँ तो गया में मिलता है। यह ऊर्जा में प्रयोग होता है, नाभिक के ईंधनों में प्रयोग होता है। बिहार में यूरेनियम कुछ मात्रा में मिलता है, गया में। टीन भी और लिथियम भी गया में। खनिज तेल मिलता है बिहार में, मुंगेर और रोहतास में, जो कि ऊर्जा में प्रयोग होता है। खनिज तेल कहाँ मिलता है, मुंगेर और रोहतास में। डोलामाइट गंधक कहाँ मिलता है तो ये भी रोहतास में। गंधक मिलता है अंजोरा में जो है डोलामाइट मिलता है, जबकि बंजरी मिलता है डोलामाइट। अच्छा, रोहतास के बंजरी में मिलता है क्या, डोलामाइट। और गंधक कहाँ मिलता है, रोहतास के अमझोर में। पूछा जाएगा अमझोर कारखाना रोहतास का क्यों प्रसिद्ध है तो गंधक के लिए, जबकि डोलामाइट मिलता है बंजरी में रोहतास में। और हाल ही में मिला है हेमाटाइट एशक, लौह एशक मिला है। और सिलिमेनाइट मिला है, कहाँ मिला है, ये भागलपुर में मिला है। हेमाटाइट, लौह एशक और सिलिमेनाइट मिला है भागलपुर में। जबकि पेट्रोलियम के प्रमाण भी मिले हैं कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज आदि निकटवर्ती क्षेत्रों में। पेट्रोलियम के भी प्रमाण मिले हैं बिहार में, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के क्षेत्रों में। कोयला मिला है औरंगाबाद से, कोयला मिलता है थोड़ा बहुत औरंगाबाद से। मैग्नीज मिला है, मैग्नीज खनिज मुंगेर और गया से। मैग्नीज खनिज मिला मुंगेर और गया से। खनन उद्योग कहाँ है तो औरंगाबाद में है। सिंदूर उद्योग लखीसराय में है। पटाखा व डेयरी उद्योग कहाँ है तो पटना में है। तो चलिए एक बार फिर से इसे देख लेते हैं, किस जिला में कौन सा खनिज है। ये सबसे पहले पायराइट्स, पूरे भारत में सबसे अधिक पायराइट्स पाया जाता है बिहार में। 1 नंबर पर है बिहार पायराइट्स उत्पादन में, जबकि यह बिहार के रोहतास जिला में सबसे अधिक पाया जाता है। और इस पायराइट का उपयोग उर्वरक क्षेत्र में किया जाता है। चूना पत्थर मिलता है रोहतास और कैमूर में। सीमेंट उद्योग में प्रयोग होता है। अभ्रक और बेरिलियम नवादा और गया में। विद्युत उपकरण में इसका प्रयोग होता है। जबकि क्वार्टर और सोना जमुई में। बॉक्साइट कहाँ, मुंगेर और रोहतास में। क्वार्टर नाइट ये भी मुंगेर में। और चीनी मिट्टी, सीसा, कांप पत्थर ये सब भागलपुर मुंगेर में। सोरा कहाँ तो सोरा बेगूसराय, सारण, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण में। जबकि यूरेनियम और टीन थोड़ा सा मिला है, लिथियम भी मिला है कहाँ, गया में। यूरेनियम, टीन, लिथियम थोड़ा सा गया में। खनिज तेल कहाँ, मुंगेर और रोहतास में मिला है खनिज तेल। जबकि डोलामाइट और गंधक कहाँ, रोहतास में। डोलामाइट, गंधक रोहतास में। डोलामाइट रोहतास में कहाँ होता है, बंजरी में। गंधक कहाँ, अमझोरा में। हेमाटाइट एशक और सिलिमेनाइट कहाँ तो ये भागलपुर में मिला है। पेट्रोलियम थोड़ा सा मिला है, पेट्रोलियम का अंश भी मिला है पूर्णिया, कटिहार निकटवर्ती क्षेत्रों में, किशनगंज के निकटवर्ती क्षेत्रों में। कोयला मिला है औरंगाबाद से, कोयला खनिज मिलता है औरंगाबाद से, जबकि मैग्नीज मिलता है मुंगेर और गया से। खनन उद्योग औरंगाबाद में, सिंदूर उद्योग लखीसराय में, पटाखा और डेयरी उद्योग पटना में। तो ये था बिहार से संबंधित खनिज और बिहार के प्रमुख उद्योग एवं क्षेत्र। धन्यवाद। टॉपिक बिहार में किसान आंदोलन। चलिए शुरू करते हैं। ये किसान आंदोलन है। सबसे पहले बिहार में किसान सभा का स्थापना हुआ था मुंगेर में। तो बिहार में प्रथम किसान सभा कौन थी, मुंगेर किसान सभा था, जो कि 22-23 में गठित हुआ था। जो नेतृत्व इसमें कर रहे थे शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। तो श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में बिहार में प्रथम किसान सभा 1922-23 में कहाँ गठित हुई थी, मुंगेर में हुई थी। नेक्स्ट है बिहार में 1929 का किसान सभा, यानी कि ये प्रांतीय किसान सभा था। नवंबर 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था सोनपुर मेला के अवसर पर। 4 मार्च 1928 को औपचारिक ढंग से यह शुरुआत हुई थी। बिहार में किसान सभा, प्रांतीय किसान सभा 1929 में यह बड़े पैमाने पर सामने आया। जमींदारों का विरोध और सरकार द्वारा इसका दमन करने का प्रयास किया गया। इस किसान सभा का इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, वही स्वामी सहजानंद सरस्वती जिन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा का भी स्थापना किया था। तो बिहार में प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था, नवंबर 1929 में। कब, सोनपुर मेला के अवसर पर। और इसे औपचारिक रूप से 1928 में ही शुरू कर दिया गया था, 4 मार्च 1928 को। 1929 में बड़े पैमाने पर यह सामने आया। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसे दबाने के लिए यूनाइटेड
पॉलिटिकल पार्टी का गठन 1932 में किया गया था। तो प्रांतीय किसान सभा को दबाने के लिए यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी का गठन कब किया गया? 1932 में। जमींदारों ने और ब्रिटिश सरकार भी दमन करने का प्रयास किया, जिसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती का अन्य नाम था नौरंग राय। स्वामी सहजानंद सरस्वती का अन्य नाम था नौरंग राय, जबकि इनकी जन्म हुई थी यूपी के गाजीपुर में 1889 में। 22 फरवरी 1889 में यूपी के गाजीपुर में जन्म हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का, जबकि 26 जून 1950 को इनके देहांत हो गई थी। 26 जून 1950 को स्वामी सहजानंद सरस्वती का मृत्यु हो गया था। तो अखिल भारतीय किसान सभा और बिहार प्रांतीय किसान सभा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा। 1933 में किसान सभा द्वारा जांच कमेटी का गठन किया गया, जो प्रांतीय किसान सभा था। किसानों का दैन्य दशा सुधारने हेतु 1926 में गठन किया गया अखिल भारतीय किसान सभा का, जिसके अध्यक्ष बने थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। यही स्वामी सहजानंद सरस्वती जो प्रांतीय किसान सभा के भी अध्यक्ष थे, जबकि महासचिव बनाए गए थे एन.जी. रंगा। तो अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव एन.जी. रंगा और अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसानों के प्रति कांग्रेस का ध्यान केंद्रित किया गया। नेहरू इन्हें समर्थन भी दिया। नेहरू द्वारा समर्थन दिया गया था। 1936 में ही लगभग 2.5 लाख सदस्य हो चुके थे किसान सभा के, कहीं कहीं 25 लाख भी बताया गया, शायद 25 लाख हो चुके थे। 1937 के पहले किसान सभा में कांग्रेस एक साथ था। 1937 के पहले किसान सभा और कांग्रेस एक साथ आ गए थे, लेकिन तनाव के कारण कांग्रेस समितियों ने चंपारण, सारण, मुंगेर किसान सभा के जुलूस में भाग लेने से रोक दिया गया। सारण में, चंपारण में, मुंगेर में किसान सभा के जुलूसों में भाग लेने से रोक दिया गया। किसानों द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई किया गया था। 1937 के चुनाव के बाद मतभेद हो गया किसान सभा और कांग्रेस में। अखिल भारतीय किसान सभा में किसानों की समस्याओं का समाधान कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा नहीं किया गया। 1937 के बाद जो सरकार बनी थी प्रांतीय सरकार, वो किसानों की जो समस्याएं थी उनका समाधान नहीं कर पाई। दूसरा वर्ग भी इसमें इच्छुक नहीं था इसे समाधान करने के लिए, यानी कि किसान सभा की ओर से भी। और उसी प्रकार बढ़िया टाल में जमींदारों की उन्मूलन के लिए किसने भूमिका निभाया? तो कार्यानंद शर्मा ने। कांग्रेस के उदासीनता होने के कारण सहजानंद सरस्वती जी ने समाजवादी दल की ओर अपना झुकाव कर दिया और समाजवादी दल में वह खुद दिलचस्पी दिखाने लगे, इसलिए दिन ब दिन गिरता गया। ये हो गया बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित टॉपिक। नेक्स्ट है बिहार में सोशलिस्ट पार्टी। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है। बिहार में प्रथम सोशलिस्ट पार्टी बिहार समाजवादी संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1931 में, जिसके सदस्य थे गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंदन मिश्रा। और भी सदस्य थे, लेकिन ये तीनों ही इंपॉर्टेंट रहता है, ये ऑप्शन में आता है। तो बिहार में प्रथम समाजवादी पार्टी यानी कि सोशलिस्ट पार्टी कब बना था? 1931 में, जिसके सदस्य थे गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंदन मिश्रा। जबकि बिहार में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना औपचारिक रूप से कब हुआ था? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना 1934 में हुआ था। बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में। यह कहाँ हुआ था? पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। इसका तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था, जिसके अध्यक्ष बने थे आचार्य नरेंद्र देव और आचार्य नरेंद्र देव इसके प्रथम अध्यक्ष, जबकि सचिव जयप्रकाश नारायण बने थे। वही सचिव जेपी बने थे, जयप्रकाश नारायण बने थे। तो बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1934 में हुआ था। यह कहाँ हुआ था? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। और इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे और सचिव बने थे जयप्रकाश नारायण। और सदस्य थे रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर, बसावन सिंह आदि ये सदस्य थे। तो पूछा जाएगा बिहार सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी में कौन कौन सदस्य थे? तो योगेंद्र शुक्ल, गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह। कांग्रेस समाजवादी से विचार से यह उत्पन्न हुआ था। किसानों, मजदूरों, राजनीतिक स्तर जगाने में यह राजनीतिक स्तर को सचेत करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1942 में। नेक्स्ट है बिहार में पटना युवक संघ। तो पटना युवक संघ की स्थापना कब किया गया था? 1927 में किया गया था। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में मनींद्र राय द्वारा खादी के प्रचार और राष्ट्र भावना को जगाने के लिए। इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे कृष्ण बल्लभ सहाय बने थे। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे कृष्ण बल्लभ सहाय, जिसकी स्थापना हुई थी 1927 में। पूछा जाता है पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में। प्रथम अध्यक्ष कृष्ण बल्लभ सहाय। यह खादी के प्रचार और राष्ट्र भावना जगाने में योगदान दिया था। मनींद्र राय द्वारा किया गया था पटना युवक संघ की स्थापना मनींद्र राय द्वारा। जबकि बिहार युवक संघ कब बना था? 1928 में। बिहार युवक संघ कब बना? 1928 में। और है बिहार में स्वराज पार्टी। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? यह भी 1923 के आसपास में हुआ था, फरवरी 1923 में हुआ था। बिहार में स्वराज दल की स्थापना फरवरी 1923 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष बने थे नारायण प्रसाद और सचिव थे अब्दुल बारी। प्रथम बैठक पटना में 2 जून 1923 को हुआ था।
तो गया अधिवेशन जब नवंबर 1922 में हुआ, उसके बाद बिहार में स्वराज दल की स्थापना किया गया फरवरी 1923 में। यह क्यों किया गया था? तो विधायिका में प्रवेश के लिए। इससे पहले भारत स्तर पर स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में की थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में भारतीय स्तर पर किया था, जबकि बिहार में फरवरी 1923 में विधायिका में प्रवेश के लिए, जिसके अध्यक्ष बने थे नारायण प्रसाद बने थे अध्यक्ष, और सचिव बने थे अब्दुल बारी, जिसकी प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। 2 जून 2023 को, नवंबर 2023 में विधानसभा जब चुनाव हुआ, विधानमंडल का आम चुनाव हुआ, बिहार में विधानसभा के 8 सीट प्राप्त हुए और विधान परिषद के 10 सीट प्राप्त मिला स्वराजियों को, जबकि विशेष प्रभाव बिहार में इसका नहीं रहा। दिसंबर 2023 तक बिहार से विफल हो गया, यानी कि समाप्त हो गया। ये जो स्वराज दल था बिहार का, ये दिसंबर 2023 तक ही समाप्त हो चुका। पूछा जाता है कि स्वराज दल को बिहार में विधान परिषद के कितने सीट मिला था? 10 सीट, और विधानसभा के 8 सीट मिला था। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? नारायण प्रसाद बने थे, सचिव अब्दुल बारी। तो चलिए